Hello everyone. In previous video we have started chapter number 9, that is financial management, in which we discussed about meaning, role and objective of financial management. Financial management means manage करना finance को. It means it is the branch of management that is related with acquisition and utilization of funds. And the objective of financial management is wealth maximization. Wealth maximization means increase the capital invested by shareholder. और कब इंक्रीज होएगी? जब शेयर का मार्केट प्राइस इंक्रीज होता है. जब शेयर का मार्केट प्राइस इंक्रीज होता है. और मार्केट प्राइस कब इंक्रीज होता है? जब हम 3 ऑप्टिमम डिसीजन लेते हैं. विच डिसीजन? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड डिविडेंड डिसीजन. तो आज हम इन डिसीजंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट आता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? जो कि रिलेटेड है किससे? सिलेक्शन ऑफ एन एसेट्स. मतलब डिसीजन लेना, इट मीन्स कुछ डिसाइड करना. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम क्या डिसाइड करते हैं? हम ये डिसाइड करते हैं कि हम किस एसेट में मनी इन्वेस्ट करें, पैसा लगाएं. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? इट रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ एन एसेट इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस. कि बिजनेस कौन सी एसेट के अंदर पैसा लगाए, ये डिसाइड किस में किया जाता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन में. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं 2 टाइप्स के. कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के. फर्स्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड सेकेंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. फर्स्ट क्या? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड सेकेंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है उसका जो दूसरा नेम है वो है कैपिटल बजटिंग डिसीजन. क्या है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन. कि वो डिसीजन या वो इन्वेस्टमेंट जो किससे रिलेटेड होती है? लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड. क्योंकि देखो मैंने क्या बताया अभी आपको, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं कि किस एसेट में हमने इन्वेस्ट करना है. तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब फिक्स्ड एसेट में, लॉन्ग टर्म एसेट में मनी लगाना, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन. लॉन्ग टर्म एसेट या फिर फिक्स्ड एसेट, इट मीन्स कोई भी आपने न्यू मशीनरी परचेज करनी है, कोई बिल्डिंग परचेज करनी है, तो जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो क्या करता है? कंपैरिजन करता है कि कौन सी एसेट में मनी लगाए जाए, किसको देखते हुए कि कॉस्ट कितनी पड़ेगी और प्रॉफिट कितना मिलेगा. कि डिफरेंट प्रोजेक्ट होते हैं, उसके बेस पे डिसाइड किया जाता है कि डिफरेंट प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है और वो हमें कितना रिटर्न देंगे. तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिंपल सा क्या है? लॉन्ग टर्म एसेट्स में, इट मीन्स कि फिक्स्ड एसेट्स में मनी इन्वेस्ट करना. और इसका दूसरा नेम क्या है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन. फिर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी बोलते हैं. क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट की बात कर रहे हैं. तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन किसकी बात करेगा? शॉर्ट टर्म एसेट्स की. मतलब करंट एसेट्स लाइक कैश हो गया, डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गया. तो इसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि हम कितना इन्वेस्ट करें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर, कितना इन्वेस्ट करें जो भी हमारी करंट एसेट्स हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं. उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन. फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो पहले हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे.
फर्स्ट आता है हमारा कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, कैश फ्लो। कैश फ्लो के अंदर हम दो चीज़ें लेकर चलते हैं, एक होता है हमारा कैश इनफ्लो और एक होता है हमारा कैश आउटफ्लो। ठीक है, कैश इनफ्लो मतलब पैसे का आना, कैश आउटफ्लो मतलब कि जाना, आउट मतलब बाहर, तो जा रहा है पैसा, इनफ्लो मतलब इन, आना। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, डिसाइड करना है कि किस एसेट के अंदर हमने मनी लगानी है। और हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात करें तो हम क्या देखते हैं, कैश फ्लो। हम उस प्रोजेक्ट में, हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हम जो एसेट है उसको हम प्रोजेक्ट भी लेकर चलते हैं। हम उस प्रोजेक्ट के अंदर मनी इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे कैश इनफ्लो ज़्यादा होगा कैश आउटफ्लो से। जैसे कि आप किसी प्रोजेक्ट में मनी लगा रहे हो, आपने एक ए प्रोजेक्ट है, एक बी प्रोजेक्ट है। ए प्रोजेक्ट में आप 15,000 मनी लगा रहे हो, यानी कि आपका कैश आउटफ्लो कितना है, 15,000, और आपको जो वापस मिल रहा है वो मिल रहा है 20,000, यानी कि कैश इनफ्लो आपको कितना है, 20,000। अब दूसरा प्रोजेक्ट क्या है कि यहाँ पर आप 15,000 लगा रहे हो और आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है 18,000, यानी कि कैश आउटफ्लो आपका 15,000 है और कैश इनफ्लो कितना है, 18,000। तो अब ये देखो दोनों प्रोजेक्ट में किस में कैश इनफ्लो ज़्यादा है, इसके अंदर ज़्यादा है। तो हम किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, प्रोजेक्ट ए में। तो हम क्या देखते हैं, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को, कि कहाँ पर हमें रिटर्न ज़्यादा मिल रहे हैं, तो हम उस प्रोजेक्ट में मनी इन्वेस्ट कर देंगे। फिर सेकंड आता है रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि हम वही कह रहे हैं, हमने सिलेक्ट करना है किस एसेट में मनी इन्वेस्ट करनी है, किस प्रोजेक्ट में मनी इन्वेस्ट करनी है। तो सेकंड हम क्या देखते हैं, रेट ऑफ रिटर्न। लाइक ए है, बी है, ए पर हमें रिटर्न मिल रहा है 10%, बी पर हमें रिटर्न मिल रहा है 15%। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगी, हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। तो हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, बी प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद थर्ड आता है, जो लास्ट पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या होता है कि जिस टाइम हम पर ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि हमने लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर पैसा लगाना है और लॉन्ग टर्म में कौन सी एसेट में, कौन से प्रोजेक्ट में मनी इन्वेस्ट करें, तो हम कुछ टेक्निक्स को लेकर चलते हैं, लाइक पे बैक मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कि हमारी हेल्प करती है डिसाइड करने में कि हमें किस प्रोजेक्ट के अंदर मनी को इन्वेस्ट करना है। वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं एक मेथड को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे आपको इजी हो जाएगा समझना। लाइक हम इसकी बात करते हैं पे बैक मेथड की। पे बैक, लाइक एक ए प्रोजेक्ट है, एक बी प्रोजेक्ट है। ठीक है, ए प्रोजेक्ट के अंदर आपने लगाए 5 लाख, बी प्रोजेक्ट में भी आप लगा रहे हो 5 लाख। ठीक है, अब क्या मिल रहा है, आपको रिटर्न मिलेगा। फर्स्ट ईयर में आपको मिले 1 लाख, सेकेंड ईयर में भी 1 लाख। ठीक है, यानी कि हर साल आपको 1 लाख मिल रहा है। इट मीन्स कि आपकी जो मनी है वो वापस आपको कितने टाइम में मिल जाएगी, 5 ईयर्स में। अगर एवरी ईयर आपको 1 लाख मिले, 5 लाख आप कहीं पर लगा रहे हो और रिटर्न आपको 1 लाख मिल रहा है, यानी कि 5 ईयर्स में आपको मनी सारी की सारी वापस मिल जाएगी। अगर हम बी की बात करें, बी जो है एवरी ईयर हमें 50,000 मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये कितने ईयर्स में पूरे होंगे, 10 ईयर्स में।
अब ये देखो पे बैक पीरियड कौन सा कम है, मतलब कितनी जल्दी हमारी मनी हमें वापस मिल रही है। अगर हम बी प्रोजेक्ट की बात करें तो 10 ईयर्स में हमें हमारा जो है मनी, हमारा अमाउंट वापस मिलेगा। और अगर हम ए की बात करते हैं तो 5 ईयर्स में हमें हमारा अमाउंट वापस मिलेगा। तो इस अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट है, ए मेथड, ए प्रोजेक्ट। तो हम किस में इन्वेस्ट करेंगे, ए प्रोजेक्ट में। तो ये होता है पे बैक मेथड कि कितने टाइम में आपको जो है आपकी मनी वापस मिल जाएगी। आया समझ। क्या हमने डिस्कस किया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ एन एसेट इन विच फंड विल बी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन। 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का सेकेंड नेम क्या है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, और शॉर्ट टर्म का क्या है, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। फिर हमने क्या किया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के फैक्टर्स किए, कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट, जहाँ पे कैश इनफ्लो ज़्यादा होगा कैश आउटफ्लो से, हम वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। रेट ऑफ रिटर्न, जिस प्रोजेक्ट में रेट ऑफ रिटर्न हमें ज़्यादा मिलेगी हम वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। फिर हमने इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया की बात की, लाइक कुछ टेक्निक्स होती हैं, उन टेक्निक्स के बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमने किस प्रोजेक्ट में मनी इन्वेस्ट करनी है। ओके, देन आता है हमारा सेकेंड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब वर्किंग कैपिटल डिसीजन। इट मीन्स कि अमाउंट जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, करंट एसेट्स में। अब कहते हैं जब हम करंट एसेट्स में पैसा लगाते हैं तो ना तो वो ज़्यादा होना चाहिए कि लाइक जैसे स्टॉक करंट एसेट में आ जाता है, कहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना ही बहुत कम होना चाहिए। अगर हम स्टॉक को लार्ज क्वांटिटी में रख लेते हैं, गुड्स स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है, बट मार्केट में डिमांड नहीं है, अब हमारा स्टॉक पड़ा है, हमने इकट्ठा कर रखा है, जिससे क्या होगी, हमारी मनी ब्लॉक हो जाएगी। क्योंकि एक बिजनेस के पास सारा का सारा पैसा खुद का नहीं होता, पहले भी आपको बताया, वो इक्विटी से लेता है, डेट से लेता है, और उस पर उसको क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ पे भी करना पड़ता है। तो अगर स्टॉक हमने ज़्यादा रख दिया, मनी ब्लॉक होगी, उस मनी पे तो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं ना, इट मीन्स कि हमारी कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो कहते हैं कि करंट एसेट में बहुत ज़्यादा भी इन्वेस्ट ना करो, मतलब हम स्टॉक बहुत ज़्यादा भी ना रखें कि हमारी मनी ब्लॉक हो जाए, और इतना कम भी इन्वेस्ट ना करो कि हमारी रेपुटेशन डाउन हो जाए। अब आप कहोगे कि रेपुटेशन कैसे डाउन होगी, अगर स्टॉक ही नहीं पड़ा और मार्केट में एकदम से डिमांड इंक्रीज होगी तो कैसे पूरा करोगे, सप्लाई नहीं हो पाएगी, सप्लाई नहीं हो पाएगी तो ऑब्वियस है कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। तो कहते हैं कि एक ऑप्टिमम बैलेंस होना चाहिए, मतलब वर्किंग कैपिटल क्या होनी चाहिए, आइडियल होनी चाहिए, ना तो बहुत कम हो ना बहुत ज़्यादा हो, कि अगर जो करंट एसेट ज़्यादा होगी तो जो हमारी लिक्विडिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और हमारा जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि कैश जब हमारे पास पड़ा है इट मीन्स हम उसको कहीं यूज़ ही नहीं करें, जब हम यूज़ नहीं करें तो हमारा रिस्क भी तो कम ही है ना, तो हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाता है। अगर करंट एसेट ज़्यादा है तो लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, रिस्क कम होता है और प्रॉफिट भी कम होता है। तो एक ऑप्टिमम बैलेंस लेकर चलना चाहिए, ना तो ज़्यादा होना चाहिए करंट एसेट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म एसेट के अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ना तो बहुत कम होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ओके, उसके बाद जो सेकंड हमारा आता है वो आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो होता है कि मनी कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, इट मीन्स कि सिलेक्शन ऑफ एन एसेट इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन। अब आती है बात की फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब कि पैसे को लेने की बात कर रहे हैं हम, कि इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा लगाने के लिए पैसे का होना भी तो ज़रूरी है, तो वो पैसा आए कहाँ से, तो यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, हाउ मच funds required by businessmen will be obtained from various long term sources.
हाउ मच फंड्स रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस विल बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज, भी कितने अमाउंट की हमें नीड है और वो अमाउंट हम लें कहाँ से, ये किस में हम डिसाइड करते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन में। ठीक है, मतलब हम डेट से कितना लें, इक्विटी से कितना लें, और डेट से लें या फिर इक्विटी से लें, क्या डिसाइड करेंगे कि लॉन्ग टर्म के अंदर जो डिफरेंट सोर्सेज हैं, डेट हो गया, इक्विटी हो गया, इट मीन्स डिवेंचर्स, लोन, रिटेन्ड अर्निंग, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये चीज़ आपको बताइए ना। इक्विटी में क्या आ जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाता है। तो हम ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ से लेना है, इक्विटी से लें, डेट से लें, और ये डिसाइड करते हैं कि कितना लें, डेट से कितना लें और इक्विटी से कितना लें। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर हम बात करते हैं कॉस्ट। अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो जो कॉस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग जो डेट होता है वो क्या है, चीपर सोर्स है। क्या है, चीपर सोर्स है। सबसे सस्ता जो हमें पड़ता है वो क्या पड़ता है, डेट पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट होती है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, और हमें टैक्स का एडवांटेज मिलता है। हमें क्या मिलता है, इसके ऊपर टैक्स का बेनिफिट मिलता है। उस अकॉर्डिंग जो डेट है वो क्या है, चीपर सोर्स है। तो अगर हम कॉस्ट को देखें तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, डेट कैपिटल को यूज़ करना चाहिए। टैक्स का एडवांटेज कैसे मिलता है वो आगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक कंसेप्ट होता है, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड, रिस्क की। अब रिस्क के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डेट कैपिटल क्या होती है, सबसे ज़्यादा रिस्की होती है। डेट कैपिटल क्या होती है, सबसे ज़्यादा रिस्की होती है। क्यों, क्योंकि तुम्हें ये पता है कि डेट के ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। और जब डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है। कोई ना कोई डिवेंचर्स होल्डर को कोई ना कोई एसेट, कोई ना कोई सिक्योरिटी गिरवी रखी जाती है, और कल को अगर वो पैसे डिवेंचर होल्डर की जो पेमेंट है कंपनी नहीं करती तो वो उस एसेट को क्या कर देते हैं, सेल करके अपने पैसे वसूल कर लेते हैं। दूसरा, जो डिवेंचर्स होल्डर होते हैं उनके पास राइट होता है, वो कंपनी के अगेंस्ट केस भी कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिस्क तो क्या हो गया, डेट कैपिटल हो गया। तो डेट कैपिटल क्या होती है, मोस्ट रिस्की होती है। तो इस अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या आता है, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, जिस टाइम पर शेयर्स, डिबेंचर्स, इनको हम सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज़ भी। तो कहते हैं जिस टाइम पर ये इशू किए जाते हैं उस टाइम पर स्टार्टिंग के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक प्रोस्पेक्टस इशू करना, ब्रोकर्स का कमीशन हो गया, एजेंट का कमीशन हो गया, स्टेशनरी होगी। तो इस तरह के कुछ खर्चे होते हैं जो कि हमें स्टार्टिंग में करने पड़ते हैं। अब जैसे एक चीज़ और बताई थी आपको, एक होता है रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, आपको ये बताया कि जो हमें प्रॉफिट होता है उसका कुछ पार्ट तो क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जो पार्ट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो क्या होता है, डिविडेंड होता है। और कुछ पार्ट हम रख लेते हैं फ्यूचर के लिए, उसे हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग मतलब वो पैसा जो कि ऑलरेडी बिजनेस के अंदर पड़ा है। अब क्या है, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या किसी भी खर्चे के लिए पैसे की नीड है। अगर वो बाहर से पैसे लेती है, मतलब शेयर्स या डिवेंचर्स इशू करती है, तो वही चीज़ प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा। तो एक ऑप्शन है कि हम रिटेन्ड अर्निंग को यूज़ कर लें। इट मीन्स कि वो पैसा जो कंपनी के पास ऑलरेडी पड़ा है। अब जो पैसा कंपनी के पास ऑलरेडी पड़ा है उसके लिए तो कोई ना कुछ भी इशू करने की नीड ही नहीं है।
ना तो कोई हमें सिक्योरिटी इशू करने की नीड, ना प्रोस्पेक्टस, ना कमीशन। तो फ्लोटेशन कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो बेस्ट रहता है वो क्या रहता है, रिटेन्ड अर्निंग। कि फ्लोटेशन कॉस्ट इसकी नहीं होती तो हमें रिटेन्ड अर्निंग का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ओके, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, कैश फ्लो पोजीशन। आपको ये पता है कि इक्विटी वालों को डिविडेंड कब मिलता है, जब कंपनी को प्रॉफिट हो। अगर बच गया तो दे देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, इट मीन्स कि कंपनी के पास बहुत सारा कैश अवेलेबल है, इट मीन्स कि वो इंटरेस्ट की पेमेंट इजीली कर सकती है, तो उसे क्या यूज़ करना चाहिए, डेट यूज़ करना चाहिए। अगर कैश पोजीशन क्या है, अच्छी है। अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, नॉट सो गुड, तो उसे क्या यूज़ करना चाहिए, इक्विटी यूज़ करना चाहिए। क्या यूज़ करना चाहिए, इक्विटी यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आता है फिफ्थ, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये टू टाइप्स की होती है, एक होती है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक होती है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, जो भी आपके डे टू डे रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक बिल्डिंग का रेंट हो गया, सैलरी होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह हो गया, मतलब ये तो आपके रूटीन के खर्चे हैं। तो कहते हैं कि अगर हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है, इट मीन्स कि हम अपनी बिल्डिंग का रेंट नहीं पे कर सकते, हम अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर सैलरी नहीं दे पा रहे, हम जो बिजली का बिल है वो नहीं पे कर पा रहे, तो क्या हम इंटरेस्ट की पेमेंट कर पाएंगे? जब हमसे ये ही जो हमारे डे टू डे रूटीन के एक्सपेंसेस हैं वो ही पे नहीं हो रहे, तो हम कैसे इंटरेस्ट की पेमेंट कर पाएंगे? तो उस केस में हमें क्या यूज़ करना चाहिए, इक्विटी। क्या यूज़ करना चाहिए, इक्विटी। तो अगर हमारी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा है तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, इक्विटी। इसी तरह क्या है, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। अगर आपकी जो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है वो ज़्यादा है, मतलब इंटरेस्ट की पेमेंट जो है ज़्यादा है, तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए, इक्विटी। और अगर आपकी ये कम है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, तो आप क्या यूज़ करो, डेट यूज़ करो। ओके, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा तो इक्विटी, कम तो डेट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कंट्रोल कंसिडरेशन। अब आपको ये तो पता है कि इक्विटी वालों को पेमेंट सबसे लास्ट में मिलती है, बच जाए तो दे देंगे, नहीं बचा तो नहीं देंगे। तो उनको एक बेनिफिट हम क्या देते हैं, उनको मिलता है वोटिंग राइट। क्या मिलता है, वोटिंग राइट, यानी कि कंपनी की मैनेजमेंट किसके हाथ में होती है, इक्विटी शेयर होल्डर के हाथ में। तो कहते हैं कंट्रोल कंसिडरेशन, कि मान लो ऑलरेडी 5000 क्या है, शेयर होल्डर्स हैं इक्विटी के। अब कंपनी को पैसे चाहिए, कंपनी क्या कर सकती है, या तो इक्विटी शेयर इशू करे या फिर डिवेंचर्स इशू करे। अगर कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है तो शेयर होल्डर्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि कंट्रोल और ज़्यादा लोगों के हाथ में चला जाएगा। तो अगर कंपनी चाहती है कि कंट्रोल रहे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के हाथ में, पहले वालों के हाथ में, तो उस केस में कंपनी को क्या यूज़ करना चाहिए, डिवेंचर्स, डेट कैपिटल को यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी चाहती है कि जो कंट्रोल है वो ज़्यादा लोगों के हाथ में चला जाए, तो फिर वो क्या यूज़ कर सकती है, इक्विटी शेयर यूज़ कर सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग कंट्रोल कंसिडरेशन के पॉइंट जो है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल को अवॉइड किया जाना चाहिए, हमें क्या यूज़ करना चाहिए, डेट कैपिटल। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। टू टाइप्स की मार्केट होती है, एक होती है बुलिश, एक होती है बियरिश। ठीक है, बुलिश मतलब जब ऐसा टाइम पीरियड जिस टाइम पर प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ठीक है, और बियरिश क्या होता है, जिस टाइम पर प्रॉफिट लो होता है। अब मान लो आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है और आपको ये भी पता है कि इक्विटी के अंदर क्या है, रिस्क होता है। क्या रिस्क, कि अगर
बचा तो मिल जाएगा, नहीं बचा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या आप किसी ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करोगे जो लो प्रॉफिट में जा रही हो, कंपनी की सिचुएशन अच्छी नहीं है? क्या करोगे? नहीं करोगे। तो कहते हैं कि जिस टाइम बुलिश पीरियड होता है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही होती है, तो हर कोई इक्विटी में इन्वेस्ट कर लेता है क्योंकि उनको पता है कि हमें रिटर्न मिल जाएंगे। लेकिन जिस टाइम पे कंपनी बेरिश पीरियड में होती है, मतलब कंपनी के प्रॉफिट लो जा रहे होते हैं, उस टाइम इक्विटी से पैसा लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कोई भी इक्विटी में इन्वेस्ट करके राजी ही नहीं होता। तो इस टाइम पे हम मनी कहाँ से अरेंज कर सकते हैं? डेट कैपिटल से। क्योंकि डिबेंचर्स में तो लोग पैसा लगा लेंगे, उनको पता है कि कोई ना कोई एसेट गिरवी रखी जाएगी, कल को हम केस भी कर सकते हैं कंपनी के अगेंस्ट। तो अगर बुलिश पीरियड है तो इक्विटी से मनी लेना इजी हो जाता है, लेकिन अगर बेरिश पीरियड है तो डेट कैपिटल से मनी को अरेंज करना पड़ता है। तो कहते हैं कि जिस टाइम पर हमने डिसाइड करना है कि हम मनी कहाँ से लें, डेट से लें, इक्विटी से लें, लॉन्ग टर्म से लें, किस प्रपोर्शन में लें, तो हम कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, लाइक कॉस्ट हो गया, कैश फ्लो जो पोजीशन है, फ्लोटेशन कॉस्ट हो गया, रिस्क हो गया, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट होगी, कंट्रोल कंसिडरेशन हो गया। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमें मनी कहाँ से लेनी चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने फैक्टर्स पढ़े इन्वेस्टमेंट डिसीजन के और फैक्टर्स किए हमने फाइनेंसिंग डिसीजन के। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।